वालेकुम। बहुत ख़ास एपिसोड है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की। मैंने जब आज के गेस्ट से पूछा कि आप अपने लिए एक बायो बताएं तो उन्होंने बोला फादर ऑफ दुआ ज़हरा। तो मेहदी अली काज़मी हमारे साथ हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। सर मैंने जब बताया कि आप आ रहे हैं, बड़े लोगों ने बोला कि हमारा कॉन्ग्रेट्स बोलें, हमारा रिस्पेक्ट करें। तो बिफोर वी गेट इनटू द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड, ये जो हुआ है उसके बाद ये फीलिंग्स आई हैं या ये शुरू से ऐसा था कि यार मेरी पहचान मेरी बेटियों से है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ फादर आई एम? देखिए, मैं एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ, हमेशा से था, और मैं अभी भी अपने आप को ऑर्डिनरी ही फील करता हूँ। मेरी पहचान, मेरा ख्याल है कि मेरी बेटियाँ ही हैं, और आई जस्ट लव देम। और यही एक रीज़न थी कि मैं अपनी बेटी को सेव करने के लिए इस हद तक गया। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। कोई भी फादर होता उसे ऐसे ही करना चाहिए था। मैं यही फील करता हूँ कि कोई भी इंसान हो, अल्लाह ताला किसी को भी इस तरह का कोई इंसिडेंट ना दिखाई। दिस इज़ ए वर्स्ट केस। लेकिन अगर कोई मिसहैप होता है आपकी फैमिली के साथ, तो मेरा ख्याल है कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। यही केस मेरी पहचान बना, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आपके पेरेंट्स किस तरह के थे? ट्रेडिशनल पाकिस्तानी थे? वाज देयर समथिंग दैट यू पिक्ड अप अपने घर के एनवायरनमेंट में? ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज़। वालिद साहिब जो थे वो स्ट्रिक्ट थे, होना भी चाहिए। जैसे वालदा की तरफ से लाड प्यार मिलता था, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल पाकिस्तानी पेरेंट्स होते हैं वैसे ही थे। घर में सिर्फ हमें वैल्यूज़ सिखाई जाती थी, जो मॉरल वैल्यूज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी मुआशरे के लिए। और आई थिंक कि मेरी वालदा ने जो मॉरल वैल्यूज़ सिखाई, शायद ये भी एक रीज़न थी कि मैं अपनी बच्ची को सेव करने के लिए गया। तो कुछ स्पेशल सॉस नहीं थी? वो कहते हैं कब समटाइम्स मोमेंट्स मेक द मैन। सो द फैक्ट दैट दिस हैपेंड इज़ व्हाट मेड यू एंड गेव यू दैट विल। कुछ अब व्हेन यू लुक बैक, कुछ सीक्रेट सॉस इस तरह की नहीं है कि मैंने सोचा हुआ था इस तरह का बाप होना है। इट्स द सिचुएशन दैट मेड यू डू इट। ये सच है कि ये सिचुएशन ने ही मुझे, ये जो भी हुआ ये सिचुएशन में ही हुआ। डेफिनेटली मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा था, और ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये केस जिस तरह से मेरी पहचान बन गया। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। बस क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से मैं अपनी बच्चियों से जितनी मोहब्बत करता था, और मैं ये नहीं कहता कि मैं को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई भी पेरेंट्स हों, मेरा ख्याल है हर पेरेंट्स अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन सिचुएशंस के अंदर कुछ लोग कैसे बिहेव करते हैं ये डिफरेंट होता है। इस सिचुएशन के अंदर मैंने सोचा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी बेटी है, तो उसके बाद जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। एंड आपकी सिर्फ बेटियाँ हैं? जी, मेरी 3 बेटियाँ हैं। तो एक आइडिया होता है कि मेरे जैसा डैशिंग यंग सिंगल आदमी, जो एक मर्द होता है, वो एक तरह का होता है। फिर जब आपकी बेटी हो जाती है ना, स्पेशली जब बेटी होती है, तो वो बिल्कुल ही वे ऑफ थिंकिंग दुनिया का बदल जाता है। क्या ये सच है? किसी हद तक सच भी है। बेटियां बहुत स्पेशल होती हैं। मैंने अपनी तीनों बेटियां अल्लाह ताला से दुआएं मांग कर ली। इवन मेरी वाइफ जो थी वो मुझसे कभी कभार लड़ा करती थी कि आप हर दफ़ा यही बोलते हो कि बेटी चाहिए, और मैं हर बेटी का पहले से नाम सजेस्ट कर देता था कि अब बेटी हुई तो मैं ये नाम रखूँगा।
तो बड़ा अजीब हो जाता अगर बेटा होता, आपने पहले से सोचा हुआ था ये तो दुआ जहरा नाम रखना, वो बेटा हो गया, अब आपने नाम रख दिया। देखिए ये तो अल्लाह ताला की देन है। लेकिन मेरे ख्याल से बेटियां बहुत स्पेशल हैं। और तो क्यों, मतलब एक माशरा हमारा यहाँ है जहाँ अनफॉर्चुनेटली फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होती है, इस तरह के पढ़े लिखे घरों में हमें ख़बरें मिलती हैं कि किसी बेटी हो गई तो वो ताज़ियत के लिए फ़ोन जाते हैं उनको कि बड़ा दुख हुआ, अगली दफ़ा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जितना ढक्कन आपने खोला हो और आपको पेप्सी ना मिली हो। तो ऐसे माशरे में जहाँ ये थिंकिंग आम है, आप क्यों चाहते थे कि बेटियाँ? मैं नहीं समझता कि मैं अकेला हूँगा ऐसा, और बहुत सारे लोग मुझे इस केस में, बिल्कुल अननोन लोग जो मेरे पास आते थे, वो मुझे आके यही बोलते थे, यार मेरी इतनी बेटियां मैंने भी मांग के ली हैं। आई डोंट नो कि देखिए, सबसे पहले तो ये कि माशरे में जब भी कोई बुरी चीज़ होती है या जब भी उसका कोई बुरा पहलू होता है, वो नुमायाँ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन माशरे की अच्छाई, चाहे वो 99.99% हो, वो बैकडोर में चली जाती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स, और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों से, पॉसिबिलिटी है इससे भी पहले से हो, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया इतना उस वक्त एक्टिव नहीं था। जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ तब हमें मालूम होना शुरू हुआ कि इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई शक नहीं, जो कि नहीं होना चाहिए, ये क्राइम है, लेकिन है। तो अब इंसिडेंट पे हज़ारों लोगों ने हज़ारों बातें की हैं। अगर हम फैक्ट्स ज़रा स्ट्रेट करें शुरू से, पबजी से बात करना शुरू हुई, आपको पता था कि बातें हो रही हैं या बिल्कुल इल्म नहीं था, किस तरह? नेवर, मेरे लिए तो पबजी जस्ट एक गेम थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसके अंदर कोई चैट या कोई वॉइस का ऑप्शन है। मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने मेरी बेटी ये गेम खेलते हुए बैक से माइक की कुछ आवाज़ें थी, जो कि डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो खेलती हैं तो उनके माइक्स ऑन होती हैं। तो मैंने उस दिन उसे बोला, बेटा आइंदा ये गेम मत खेलना, और उसने उस दिन के बाद से वो गेम नहीं खेली मेरे सामने। मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सका कि एक गेम आपको इस हद तक लेकर जा सकती है। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी, लेकिन सोसाइटी के लिए एक मिसाल है कि आप अपने बच्चों के ऊपर किस हद तक नज़र रखें। अनफॉर्चुनेटली ये जो ऐप्स सोशल मीडिया पे गेमिंग या इस किस्म की डिफरेंट ऐप्स हैं, इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, अगर आपने बच्चे को फ़ोन दिया हुआ है तो फिर नज़र रखना या मॉनिटर करना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात ये, मेरी बेटी के पास फ़ोन नहीं था। वो एक टैब था, और वो वाला टैब था जिसमें सिम भी नहीं डलती थी, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस एंड गेमिंग। और आपकी बात ये करेक्ट है कि इसमें कोई शक नहीं कि ऐप्स इतनी डेवलप हो गई हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और अगर वो चाहें भी तो वो इतने डिफ़िकल्ट होती हैं कि एक नॉर्मल वालिदैन जो हैं, बाज़ दफ़ा वो उन ऐप्स की वो इतनी क्रिटिकल सी उनकी होती है, वो नहीं समझ पाते। तो नज़र रखना इसमें कोई शक नहीं डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये इससे बेटर ऑप्शंस डिफरेंट है। अगर आपके बच्चे गेमिंग खेलते हैं तो मेरे ख़्याल से ये ऑप्शन, ऑनलाइन गेमिंग तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी अगर आप कर रहे हैं तो चैट वैट
तो होती ही है, स्पेशली मल्टीप्लेयर गेमिंग। बिल्कुल ऐसे तो ही है। बातें उनकी सिर्फ पबजी पे होती थी या पबजी के बाद फ़ोन पे हुई, या सिर्फ पबजी से बात हुई इनकी? बच्ची ने कोर्ट में जो बयान जमा करवाया, स्टेटमेंट, उसके अंदर उसने पूरा क्लैरिफाई किया कि ये स्टार्ट पबजी से हुआ। फिर जब मैंने मना किया तो पबजी से वो एक और गेम में शिफ्ट हुए। वहाँ से बच्ची की इंटाइसमेंट स्टार्ट हुई। बेसिकली ये गेमिंग ही के थ्रू जो इंटाइसमेंट थी ये हुई। और आप कह रहे हैं वो फ़ोन था ही नहीं, तो नहीं, ये वो सब टैब पूरी था। कम्युनिकेशन गेमिंग के थ्रू हुई, और गेमिंग पे डिसाइड हुआ कि इस वक्त यहाँ पर आना है, क्योंकि घर से तो नहीं अगवा हुई ना, वो तो कहीं खुद गई ना? घर के नीचे से, अच्छा। गली के अंदर से। तो आपको कैसे पता चला आप घर आए, किस तरह का मैं घर पे सिलसिला? ही था, रमज़ान थे। मैं सैरी करके मैं तकरीबन 9, 10, 11 बजे के करीब सोया सुबह, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा, ऑनलाइन काम करने वाले अमूमन रात में जागते हैं। तो मैं तकरीबन 11 बजे सोया। मेरी वाइफ की आंख खुली 12, सवा 12 बजे के करीब। उसने मुझे उठाया कि घर की का जो डोर है वो ओपन है और बच्ची घर में नहीं है। तो मैंने कहा कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे कचरा रखने गई हो, क्योंकि अमूमन कभी कभार वो नीचे स्टेप से जस्ट घर के डोर तक रखने जाया करती थी। तो उसके बाद हमने सर्चिंग स्टार्ट की। फिर जो है वो 1.5-2 घंटे के बाद मैंने जो है ऑप्शन, मैंने सोचा कि अब मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूं। तो एफआईआर के लिए पुलिस के पास गया। उसके बाद ये सारा स्टार्ट हुआ। तो वो आपको पता चला, वो गई किस टाइम थी? सुबह के टाइम थी, पहले थी? आपको लेट पता चला? कितना टाइम पीरियड था इसमें? मेरा ख्याल है शी वेंट 12:30 अराउंड। अच्छा, तो इतना टाइम नहीं था कि आपको पता चल गया? नहीं, मुझे पता, डेफिनेटली मुझे जब पता चला तो तकरीबन मेरा ख्याल है आधा पौना घंटा गुजर चुका था। तो वही गेमिंग पे लड़के ने उसको बोला था कि मैं आऊँगा? यस। अगर आप बच्ची का जो स्टेटमेंट है जिसमें उसने पूरी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी हैं, अब वो पढ़ें तो उसके अंदर उसने यही बोला है कि गेम की ऐप थी और दैट वाज क्लैश ऑफ क्लैंस आफ्टर पबजी। क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर कोई चैट का ऑप्शन था जिसमें उसने इसे बाहर बुलाया। किन हालात में बुलाया वो डेफिनेटली कोर्ट के अंदर जमा है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे, कोर्ट मैटर है तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे पब्लिकली अभी बता भी नहीं सकता। लेकिन कोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आप रीड कर सकते हैं। और वो जो 51 पेज की स्टेटमेंट है वो पब्लिकली अवेलेबल है? मेरे ख्याल से कोर्ट के कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल होता है। अच्छा। आप कोर्ट से निकलवा सकते हैं। और वो तो वैसे भी मेरा ख्याल मीडिया पे चलता रहा है अच्छा। लास्ट ईयर। उसके अंदर क्या हुआ, कैसे लेके गए, कहाँ कहाँ लेके गए। तो उन्होंने जो स्टोरी बनाई थी कि हम तो घर बैठे हुए थे और घंटी बजी और ये आ गई, खुद इन्होंने रिक्शा लिया, दुआ ने फिर टैक्सी ली, टैक्सी से लाहौर पहुंच गई, मतलब वो तो एक स्टूपिड साउंड करता है कि छोटी बच्ची किस तरह, या मैं भी शायद अगर कराची में नीचे जाऊँ, बोलूँ मुझे लाहौर जाना है, टैक्सी करा दो, वो पागल हो गया, मैं मलीर कैंट नहीं जाऊँगा, लाहौर कैसे जाऊँगा? तो वो तो स्टोरी डिड नॉट साउंड ट्रू। एग्जैक्टली। जो नैरेटिव दूसरी साइड से बिल्ड हुआ उसमें उन्होंने यही बोला, जो कि ऑब्वियसली कोई भी इंसान सोचे तो वो फर्स्ट स्टेप में ही बोल देगा कि यार ये मन गढ़ंत बात है। अपने आप को सेव करने के लिए बेसिकली सारा मलबा बच्ची के ऊपर डाला गया कि बच्ची खुद आई और फिर वो जो स्टोरीज़ बनी। लेकिन ट्रुथ ये था कि ये लोग यहाँ आए और एक नहीं 2 दफ़ा आए। इस 2 दफ़ा आए? या इस इंसिडेंट से 10 दिन पहले ये लोग आए।
इन्होंने अपनी कोशिश की कि बच्ची बाहर आए, वो नहीं आई। ये लोग वापस चले गए। लेकिन उस दौरान इन्होंने मैं क्या कह सकता हूँ, इनको ये सारा मालूम था कि इस गली में कौन सा कैमरा किस डायरेक्शन में लगा हुआ है और कैसे सेव होना है। गालिबन ये जो 10 दिन पहले आए, इन्होंने सारा मॉनिटर किया इलाका। उसके बाद ये 10 दिन बाद आए, फिर इन्होंने बच्ची को डरा धमका के बाहर आने का बोला। शी वेंट आउटसाइड और उसके बाद वो जर्नी एक स्टार्ट हुई। वो जर्नी में क्या क्या हुआ वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। ये तो लेकिन कंक्लूसिवली प्रूव हो गया है ना कि वो अपने कज़न या भाई किसी के साथ आए थे। यस, वो अपनी वालदा, भाई और के साथ आए थे, और एक नहीं 2 दफ़ा आए थे। ये तो पुलिस के CDR के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और तो इसमें अगर फ्रॉम द आउटसाइड, मुझे केस नहीं पता, आपने एक लड़की को बात की, जो भी किया, बुला लिया, तो इट सीम्स लाइक कि बस किसी लड़के ने फंसा लिया। ये कोई गैंग या अगवा वो वाला जो एलिमेंट है वो मेरे ख्याल से साउंड्स अ बिट लेस प्लॉजिबल टू मी एटलीस्ट। तो आपके पास ये क्या एविडेंस है कि ये गैंग की वारदात है, ये वो है, एज अपोज टू जस्ट किसी लड़के ने किसी लड़की को फंसा लिया? देखिए, सबसे पहले जब मैं इससे थोड़ा पीछे जाता हूँ आपके क्वेश्चन से। जब आपकी औलाद कोई ऐसा स्टेप उठाती है तो आपको पता होता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं, आपकी औलाद कितने पानी में है। जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं ईमानदारी से ये बात करूँगा कि मेरे बच्चे कभी भी अलोन गली के कोने तक नहीं गए। अगर मैं आज भी अपनी किसी बेटी को कहूँ कि बेटा गली के कॉर्नर पे शॉप है, वहाँ से जाके कोई चीज़ ले आओ, तो वो नहीं जा सकेगी, उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जब ये शुरुआत हुई तो डेफिनेटली मैं ब्लाइंड था, लेकिन जब ये कड़ियाँ मिलनी शुरू हुई, स्पेशली 10 दिन के बाद टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर निकाहनामा शो हुआ, जो उसके बाद जो हालात बने, 2 महीने तकरीबन 53 डेज़ कोई पता नहीं था बच्ची कहाँ है। पूरे 4 सूबों की पुलिस इनको ढूंढ रही थी, सिंध, पंजाब, KPK और इवन आज़ाद कश्मीर। ये कभी यहाँ कभी वहाँ कभी 4 सूबों की पुलिस को इन्होंने जिस तरह से मामू बनाया, उसके बाद एक सूबे के चीफ को अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा कोर्ट आर्डर्स की वजह से। जितनी बड़ी ये सर्च थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी एक आम बंदे के लिए, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी सर्च कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई हो। उसके बावजूद जितने रिसोर्सेज उनके पास थे और आज तक हैं, आई एम 100% कन्विंस्ड, श्योर कि ये आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि ये एक गैंग है। और इवन मैं तो चले एक पार्टी हूँ इस केस के अंदर, मैं तो पॉसिबिलिटी है कि एक को 10 बता दूँ, लेकिन जो मेरे लायर हैं जिब्रान नासिर साहिब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया, इंडिपेंडेंट उर्दू एक चैनल था, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि ये क्यों गैंग है। और इसके अंदर जब पुलिस का चालान एक आया तो उसके अंदर जो नॉमिनेट्स थे वो देवर ऑलमोस्ट 30+ पीपल। तो अब इतने सारे लोगों को इंसान गैंग नहीं कहेगा तो फिर क्या कहेगा? इसमें अफवाहों में एक सेक्टेरियन एलिमेंट भी था, क्या वो वाकई सच है या वो बस बात कर दी गई थी? मेरे एंड से ऐसा नहीं बनाया गया। ये भी एक हमारी बेसिकली जो हम अपनी बच्ची को सेव करने के लिए एक जंग लड़ रहे थे,
उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये लड़ा बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि इसके अंदर 2 डिफरेंट सेक्ट्स इन्वॉल्व थे, मुझे सेक्टेरियन एंगल नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। और मुझे जितनी सपोर्ट इसमें अदर सेक्ट की तरफ से मिली, मेरा ख्याल है 95% तो मुझे सपोर्ट लोगों ने जो किया वो उनका मेरे सेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसमें जो एक रूमर फैलाया गया कि मस्जिद ने मना कर दिया था अनाउंस करने से, वो झूठ है? मेरा ख्याल है कि दोबारा इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं इसे झूठ नहीं कहूँगा। अच्छा, तो आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने कोई FIR काटने में मसला किया, फ़ौरन काट दी? फ़ौरन काट दी उन्होंने FIR। उन्होंने जो सेक्शंस लगाए वो आज भी हैं, उसके बाद वो ऐड होते चले गए। पुलिस की तरफ से शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब ये वाक़या हुआ उसके 3 दिन तक मैंने जो पुलिस की कारकर्दगी देखी, वो आते थे रात में या दिन में एक आध सर्च करते थे, और घर की नहीं, गली की, इलाके की। ये तब की बात है जब तक मैं इसे सोशल मीडिया पे उठाया नहीं था। सॉरी, बट आपके जो बिल्डिंग वगैरह है उसमें कुछ CCTV कैमराज हैं, आप कह रहे हैं कि तो आपने वो फुटेज वगैरह देखी, या आप कह रहे हैं कि उनको कैमरा इतने पता थे कि वो कैमरा में कुछ भी नहीं आया? मेरी बिल्डिंग में CCTV कैमराज तब तक नहीं थे। अच्छा। गली में ज़रूर थे, लेकिन जिनके पास थे उन्होंने हमें वीडियोस दी ही नहीं। अगेन इस पे बात करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। तो आपके पास कोई वीडियो एविडेंस कुछ भी नहीं था, आप कंप्लीटली इन द ब्लाइंड थे, आपको मैं कुछ नहीं पता? उस वक्त तक जितनी भी एजेंसीज, पुलिस और डिफरेंट, मैं जिनके नाम भी नहीं ले सकता, वो सब भी ब्लाइंड थे। नहीं, तो वो एजेंसी को कैसे कोई वीडियो नहीं देगा अगर वो उनको वीडियो चाहिए? जब अगला बंदा हाँ, आपकी बात करेक्ट है, लेकिन जब जैसे रेंजर्स ने जब वो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने वीडियोस मांगी, इलाके की बहुत सारी वीडियोस मिली भी, लेकिन जो गली की वीडियोस थी वो नहीं मिली। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं है, और अब क्या कहा जा सकता है। वाकई नहीं होगा, वरना तो वो रेंजर्स अंदर घुस के बना के वीडियो उनसे निकाल लेते। तो आपको कोई, जब तक मीडिया पे निकाहनामा नहीं आया, आपको और पुलिस को और एजेंसीज को किसी को कुछ भी इल्म नहीं था कि आपकी बेटी कहाँ है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। 10 दिन तक हम टोटल ब्लाइंड थे। 10 दिन के बाद जियो के ऊपर, आई डोंट नो कि ये नाम लेने आपकी पॉडकास्ट में, जियो बोलें, बोलें, एयरवाइब जो बोलना है बोलें, कोई मसला नहीं। जियो के ऊपर सबसे पहले ये चला, उसके बाद तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये चला। तो वो क्यों मीडिया पे? क्योंकि सोशल मीडिया पे शोर मचना शुरू हो गया था, इस वजह से वो लोग मीडिया पे गए। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी बच्चियां किडनैप या इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, आपको मालूम है उनमें से 90% की तो FIR भी दर्ज नहीं होती, जस्ट 10% FIR दर्ज होती हैं। उनमें से भी 7-8% ऐसे, उन 10% में 7-8% ऐसे होते हैं जो कि केस परस्यू नहीं होते। जो 1-2% होते हैं वो भी आपने शायद मेरे केस से पहले रेयर होगा कि आपने देखा हो। तो मेरा ख्याल है अदर साइड जो थी वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई शख्स हमें पाताल से भी निकाल कर ले आएगा। या इसमें भी ऐसे ही हुआ। उस वक्त तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। उन्होंने अपनी सेफ साइड करने के लिए 10 दिन के बाद ये निकाहनामा टीवी पे शो किया। और मज़े की बात ये है कि ये इस हद तक फेक निकाहनामा है। जिस दिन एक डमी किस्म का निकाह किया गया, वो डेट डिफरेंट थी, वो प्लेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, नाम और डेट ऑफ बर्थ और इवन डेट, ये सारी चीज़ें कोर्ट में ये एविडेंस जमा है। और वो एक अलग से एक सूट जो है फैमिली कोर्ट में चल रहा है। जो डेट ऑफ बर्थ की आपने बात की, आपने क्लेम किया था कि वो 13 साल की हैं। उन्होंने खुद आकर कहा कि पासपोर्ट और बेफॉर्म वगैरह पे मेरी उम्र 2 साल कम दिखाई है, जो पाकिस्तान में अमूमन होता है। साउंड्स बिलीवेबल। उसमें ये भी कहा गया उस टाइम, अब तस्दीक कर दें कि सच है या नहीं, कि मेडिकल एग्जामिनेशन में उनकी उम्र 17 आई थी। क्या ये सच है?
देखिए, जो 6 जून 2022 को बच्ची को प्रोड्यूस करके कोर्ट में पेश किया गया, और इस किस्म के जितने भी केसेस होते हैं उसमें हमेशा बच्ची आकर कोर्ट में यही बोलती है कि मैं 18 साल की हूँ, अपनी मर्ज़ी से गई थी और मैंने एक निकाह किया हुआ है और मुझे जाने दिया जाए, और कोर्ट फ्री विल दे देती है। ये अच्छा है बुरा है, इससे तो साइड पे रखी है। नहीं, ये बिल्कुल बुरा है, मैं खुलकर बोल देता हूँ, क्योंकि ये सिंध में हिंदू गर्ल्स के साथ ऑफन होता है, और फिर कोई कुछ बोलता भी नहीं है, क्योंकि कोई अगर कुछ बोले तो आप बोलने कि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। नहीं, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि मौलवियों को ये कमसन हिंदू लड़कियां ही मिल रही हैं कन्वर्ट करने के लिए, और फिर कन्वर्ट करना है अगर इस्लाम के लिए, उसके बाद शादी ही करनी है। तो ये एक ट्रेंड है जिसको खुलकर मेरे ख्याल से तनकीद करना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो करूँगा। बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली आपकी बात कि बच्ची ने का मेडिकल हुआ, बिल्कुल हुआ। वो किन हालात में हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, आपको मालूम है पाकिस्तान में सब चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। जब हमने उसे चैलेंज किया तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, क्योंकि ये हाई कोर्ट के आर्डर से ये मेडिकल हुआ था। फर्स्ट ऑसिफिकेशन टेस्ट था बोन्स का जो होता है। जी बिल्कुल। उसमें सिंगल एक जूनियर डॉक्टर थी, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक। उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, और अगले दिन ये कोर्ट के अंदर, बल्कि मज़े की बात ये है, ये एक सील्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट में अनसील होता है। जिस वक़्त ये टेस्ट हुआ उसके मेरा ख्याल है 1 या 2 घंटे के बाद ये अगेन जियो के ऊपर चल रहा था। तो ये किस हद तक डमी था, ये सारी चीज़ें तो बाद में प्रूव हुई। सुप्रीम कोर्ट में जिब्रान नासिर साहिब के थ्रू हम गए। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें अलो किया कि आप अपना एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड, क्योंकि बच्ची अगर कोई डिस्प्यूटेड एज आ जाती है तो वो जस्ट ऑसिफिकेशन टेस्ट से साबित नहीं हो सकता, उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बनता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बोर्ड इस केस में बना। उसमें 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो थे, जो कि पाकिस्तान के टॉप रैंक्ड थे, वो उनकी ज़ेरे निगरानी बना। उन्होंने इसमें जो रिपोर्ट दी वो ये कहा कि द गर्ल इज़ बिटवीन 15 to 16 एंड नियर टू 15। तो उसके बाद से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स थे, आपको मालूम है कोई भी एज वेरिफिकेशन टेस्ट वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो वो परफेक्ट तो नहीं हो सकता। तो जो डिफ़र आ रहा था वो 8-9 महीने का आ रहा था मेरे डॉक्यूमेंट से। एटलीस्ट उन्होंने ये साबित किया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट थे, जो कि हैं। इसमें ये भी एक एलिमेंट था, उस टाइम डिस्कस हो रहा था कि क्योंकि सिंध में रिस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, पंजाब में 16 साल है, और कोर्ट्स ने ये भी किया है कि 16 साल से कम भी जब शादी होती है वो रेटिफाई कर देते हैं कि बालिग तो है। तो क्या ये एक वजह थी लाहौर जाकर निकाह करने की कि वहाँ अंडर एज बच्चियों के साथ शादी करना ज़्यादा आसान है? देखिए, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ से सिंध से बच्चियाँ ले जाई जाती हैं, वहाँ पंजाब में उनका निकाहनामा शो किया जाता है, और क्योंकि वहाँ पे एज जो है वो 16 साल सपोर्ट करते हैं। वो तो चलें, फिर 16 साल सपोर्ट करते हैं। अगर आप KPK में चले जाएं तो एज लिमिट ही कोई नहीं है। मेरा ख्याल है ये एक अलमिया है हमारी बच्चियों के साथ। इतना सेंसिटिव मैटर है ये, इसके अंदर एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एज होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है 18 इज़ परफेक्ट। आई थिंक मे बी जो जहाँ पैदा हुआ है एटलीस्ट उस पर वो लॉ अप्लाई होना चाहिए, बिकॉज अगर तो प्रोविंशियल मैटर है और फेडरल मैटर नहीं है, आई एम नॉट श्योर लीगली उसको किस तरह डील करेंगे कि प्रोविंशियल लॉ के अंडर आता है या फेडरल लॉ के अंडर आता है। टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता,
बट मे बी इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि सिंध से आप ले जा के पंजाब में ना कर ले, ये सिंध में कर देना चाहिए कि अगर आप सिंध में पैदा हुए हैं तो पूरे पाकिस्तान में आप पर यही एज अप्लाई होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये बेसिकली ये इस किस्म की जो मैरिजेस हैं ये कवर अप स्टोरीज होती हैं। इनमें ये 95 to 98% इंसिडेंट्स के अंदर ये स्टोरी को कवर अप करने के लिए ये एक निकाहनामा शो किया जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसी कोर्ट मैरिजेस, इसे बेसिकली कोर्ट मैरिज का ही नाम दिया जाता है, इनको डिसलो करना चाहिए। जब तक कि एक बच्ची अपने वली के साथ मौजूद ना हो, शादी या निकाह नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है ये सेक्टेरी मतलब ये मजहबी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं उस तरफ ना जाना चाह रहा हूँ और ना मैं एक्सपर्ट हूँ उसका, लेकिन जितने भी सेक्ट के उलमा थे, मैंने उनसे जब डिटेल्ड में गुफ्तगू की तो उन्होंने मुझे यही कहा, इवन अहले सुन्नत के मुताबिक भी बच्ची का निकाह वली की मर्ज़ी के बगैर, मौजूदगी के बगैर नहीं हो सकता। उनके जो लॉयर हैं या जिस लॉयर ने कोर्ट मैरिज कराई थी, मैं उनको सुन रहा था अभी इससे पहले, तो उन्होंने तो इस तरह की बात की, एंड अगेन दिस इज़ नॉट लीगल, दिस इज़ अ कल्चरल आर्ग्यूमेंट, कि भाई ये लोग मेरे पास आए थे तो मैंने तो इज़्ज़त का ख्याल रख कर, आपने भी सुना होगा। तो ये जो इस तरह के आइडियाज़ होते हैं कि इज़्ज़त बच जाएगी, निकाह कर लें लीगल, मैंने तो ये सोच कर के बच्ची की इज़्ज़त बचाने के लिए निकाह करवा दिया, कोर्ट मैरिज करवा दिया, आप लोग मुझे बुरा समझ रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। आपको मालूम है कि वो शख्स जो है वो इस वक्त इश्तिहारी है इस केस के अंदर। इश्तिहारी का क्या मतलब होता है? कोर्ट को मतलूब है इस केस के अंदर, और वो एब्सकॉन्डर है। यस, द लॉयर। और वो अपनी तरफ से ना वो कोई कोर्ट को फेस कर रहा है और ना वो आ रहा है, ना कोई जवाब जमा हो रहा है। और ये ट्रायल जब आगे चलेगा तो डेफिनेटली उसके जो उसने जो रोल प्ले किए थे वो सारे खुलकर सामने आएंगे। इसमें जिसने निकाह करवाया था उसको भी ब्रीफली अरेस्ट कर लिया था, पर उसको तो फ़ौरन ही छोड़ दिया था, नहीं? वो अरेस्ट हो गया था। गवाह जो था एक असगर अली, वो अरेस्ट हुआ। शबीर जो ब्रदर भी था वो भी अरेस्ट हुआ, वो भी एज ए गवाह भी था वो। बाकी कुछ लोग इससे पहले पुलिस ने 6 जून से पहले 2022 उससे पहले कुछ लोग मज़ीद अरेस्ट किए थे, लेकिन जब 8 जून को कोर्ट ने बच्ची को फ्री विल देकर भेज दिया प्रोटोकॉल के साथ इन लोगों को, उस वक्त उन सब को छोड़ दिया गया। बाद में जब जिब्रान नासिर इस केस में इन हुए, ये केस बेसिकली तब तक सी क्लास कर दिया गया था। जिब्रान नासिर ने फ़ाइट की और सी क्लास के चालान को रद्द किया गया। दोबारा चालान आया, उसमें आई थिंक कि 30+ लोग नॉमिनेट हुए, जिनमें से कुछ लोग अरेस्ट हुए जो मेन थे। अनफॉर्चुनेटली 8 से 10 दिन के अंदर वो सब लोग अपनी अपनी ज़मानतें करवा के बाहर, और जो पाकिस्तान में नॉर्मली होता है। इसमें जो मीडिया वाला आपने जिक्र किया, आई डोंट नो अगर ये आगे पीछे हुआ था, एक जामे शीरी स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू भी हुआ था। सो सर रियल टू सी के एक इंटरव्यू हो रहा है सामने, आपने व्लॉग के लिए जामे शीरी भी रखा हुआ है। तो वो जो दुआ ज़हरा बज़ाहिर कह रही हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं अपनी खुशी से आई हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, इस चीज़ का भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि उनके कान में कोई कुछ कह रहे हैं, तो वो एंकर कहती हैं आप दुपट्टा उतार के भी दिखा दें, और फिर उनको कपल को मुबारकें भी दी जा रही हैं। तो व्हेन यू वर वॉचिंग दिस, आपके क्या तासुरात थे? क्या आप तब भी ये बिलीव नहीं कर रहे थे, या तब आपको लग रहा था कि शायद ये सच है और भागकर इश्क में शादी हो गई है? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात की कि जो वालिद, जो कोई भी बाप होता है,
उसे मालूम होता है कि उसकी औलाद कितने पानी में हो सकती है। वो जो जितने भी इंटरव्यूज़ चले, वो मेरे लिए उस जगह पर जो बच्ची से बुलवाया जा रहा था, एटलीस्ट मैं फील कर रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है। बाद में एक इंटरव्यू हुआ जो कि समा टीवी के ऊपर नशर हुआ। एंकर का नाम मैं अगेन नहीं लूँगा। कुछ गलत किया है वैसे आप लेना चाहते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है नाम लेना मुनासिब नहीं है। ठीक है। मैं एक वैसे एंकर को जलील करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाद में करूँगा, आप पहले स्टोरी कंप्लीट करें। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू, सबसे पहले तो उन्होंने इनका इंटरव्यू किया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चला, और हैरत की बात है कि वो कैसे चला। उसके बाद उन्हीं एंकर ने एक इंटरव्यू दिया। साकिब बशीर एक इस्लामाबाद की एक कोर्ट रिपोर्टर है, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने जस्ट उनका इंटरव्यू पे जानने के लिए किया कि यार था क्या। तो उन एंकर साहिब ने उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया कि बच्ची अंडर प्रेशर थी और उसको फीड किया जा रहा था। जो बोलना होता था ऑफ द कैमरा उसको उसके कान में बोला जाता था कि ये बोलो, और वो बोलती थी, और ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। इवन बच्ची की स्टेटमेंट के अंदर भी बच्ची ने क्लियरली अपनी पूरी जर्नी के अंदर उसके साथ जो हुआ, इवन ये इंटरव्यूज़ जो थे जिन हालात में कंडक्ट किए गए, जैसे किए गए, वो सारा उसने एक्सप्लेन किया है। तो ये मतलब ये थ्रेटन करके करवाया जाता था? एग्जैक्टली, थ्रेटन करके भी और मारपीट के करवाए जाते थे ये इंटरव्यू। एग्जैक्टली, फिजिकल वायलेंस के साथ। आपको शायद एक इंटरव्यू याद भी होगा जिसमें बच्ची के चेहरे के ऊपर निशान भी थे। बहुत सारे लोगों ने उस इंटरव्यू के नीचे यही लिखा कि ये बच्ची के चेहरे पर निशान कैसे हैं, तो वो उन्हीं मारपीट के निशान थे। और यही जो जामी शरीफ वाला इंटरव्यू है, इसमें तो ये जो खातून है यहाँ के कह रही थी कि अभी मैं आई और मैं ज़हीर की वालदा से मिली, उन्होंने इतना प्यार दिया, उन्होंने बोले तो रोज़ पिज़्ज़ा खाते हैं, पराठे भी नहीं खाते। तो वो आप तो मतलब देख के अपने बाल खींच रहे होंगे कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। देखिए, चूँकि अभी केस ट्रायल कोर्ट के अंदर भी है और कुछ और कोर्ट्स के अंदर भी है, तो मैं इसके ऊपर खुलकर बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन डेफिनेटली वो जो कुछ भी था वो सारा प्लान्ड था। आप खुलकर नहीं कहते, मैं ज़रा खुलकर कहना चाहूँगा। आपका इस जनरल ओपिनियन मैं ज़रूर लूँगा इस यूट्यूब जर्नलिज़म के ऊपर, लेकिन अभी आपके आने से पहले मैंने सोचा पुराने इंटरव्यूज़ ये वो देखूँ, तो मैं पहुँच गया एक खातून के यूट्यूब पर। एक वो किसी और को इंटरव्यू दे रही थी, उनका नाम है जुनैरा महाम, कुछ इस तरह का उनका नाम है। जिस तरह की घटिया ज़बान उन्होंने इस्तेमाल किया आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और कहा मेरे पास वीडियो एविडेंस है, था तो प्रोड्यूस करें, अब तो 2 साल हो गए प्रोड्यूस करें। तो ये उन्होंने कहा मैं तो मेन स्ट्रीम न्यूज़, मैंने तो कभी उनका नाम भी नहीं सुना था आज से पहले, बाद में देखा इनके 600,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो जिन यूट्यूब जर्नलिस्ट ने अपने व्यूज़ के लिए, सेंसेशनलिज्म के लिए, आप किसी का नाम ना लें, ये खातून को मैंने देखा था और मुझे लगता है कि नाम लेके बताना चाहिए कि इन्होंने कितनी घटिया बातें की थी। सेंसेशनलिज्म एक कंट्रोवर्सी बनाकर क्लिक्स, जनरली ये जो यूट्यूब जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, नाम आप ना लें किसी का भी, आपकी क्या राय है इन लोगों के बारे में? देखिए, किसी की इज्जत को उतार के रख देना, चाहे वो मेरा केस हो चाहे किसी का भी हो, जस्ट फॉर फ्यू क्लिक्स एंड फ्यू डॉलर्स, वो कैसा हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर ऐसा हुआ। अच्छा, ये क्यों हुआ? देखिए, 99 बल्कि 100% लोग उस वक़्त जो मीडिया, सोशल मीडिया थी, वो मुझे सपोर्ट कर रही थी, और मैं ये 100% तो नहीं थी वैसे, दोनों तरफ नहीं, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो जितनी भी वीडियोस बन रही थी वो बेसिकली हमारी सपोर्ट में बन रही थी, चाहे वो करेक्ट हों चाहे वो इनकरेक्ट हों, मैं उस बहस में नहीं जा रहा।
बन मेरी सपोर्ट में रही थी। सबसे आसान उस वक़्त क्या था, उसमें मेरा ख़्याल है व्यूज़ और क्लिक्स लेने के लिए सबसे आसान ये था कि मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनानी शुरू कर दी जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ तो व्यूज़ डिवाइड थे, यहाँ पे व्यूज़ टोटल एक ही को मिलते। यही हुआ। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा अगेन, इसलिए कि एक केस है जो कि आपने यूट्यूब जर्नलिस्ट पे भी केसेस किए हुए हैं ना, ये जो जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, जी इन बिल्कुल, पर भी केसेस हुए हैं। जी बिल्कुल। उसमें क्या कुछ फॉर पीपल हु आर आल्सो सिक ऑफ दीज पीपल, कितना आसान है कोर्ट्स में लेकर जाना, प्रूव करना, कितना रिसेप्टिव होते हैं कोर्ट्स, कुछ जस्टिस मिलता है इन केसेस में, नहीं मिलता, किस तरह होता है? जब मैं लेकर गया था तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला केस था ये, क्योंकि एक जज साहब ने ये बोला कि यार मैं इसमें क्या डिसीजन सुनाऊं, मुझे खुद नहीं मालूम। केस था क्या, डेफेमेशन था? जी बिल्कुल। ये सारी चीज़ तो बिल्ड कानून है, उसमें क्या मसला था जज को? किसके अंडर है आज तक नहीं पता। FIA कहती है हमारे अंडर है, कोर्ट्स में आप जाएं तो वो आपको एंटरटेन नहीं करते। अच्छा, अच्छी बात यह है कि पंजाब में अब मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई रूल बना है। नहीं, वो तो आपके मेरे लिए नहीं है, वो उनके लिए वो जिनका मुल्क है उनकी डेफेमेशन के लिए अभी नया कानून अच्छा। आया है, बट पीका के अंडर तो आ जाता है ये। आई डोंट नो अगर उस वक्त हमने हर जगह का दरवाज़ा खटखटाया, कौन सा ऐसा, इवन पैमरा के अंदर हम गए। मेरा केस एक आज भी एक चैनल के अगेंस्ट पैमरा इस्लामाबाद में चल रहा है। तो ये यूट्यूब जर्नलिस्ट का जो डेफेमेशन है, इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं मिला आपको? नहीं मिला। वो केस अभी तक पेंडिंग है, वो ना क्लोज हुआ है ना आगे बढ़ा है। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तान के अंदर, आप किसी की भी इज्जत उतार के रख दें। नहीं, मुझे तो समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने इन खातून का ख़ास नाम इसलिए लिया, एक तो नॉर्मल बात होती है ना कि यार अच्छा ये हुआ वो हुआ। आई डोंट नो अगर आपने सुना है इनका इंटरव्यू, आपने सुना है इनका जो इन्होंने बातें की हैं, मतलब इंसानियत से गिरकर एक अंडर स्टेटमेंट होगी कि यार खुदा ना खास्ता एक एक्सट्रीम दुनिया में किसी के बारे में ये बातें सच भी हो ना, तब भी आपको नहीं करनी चाहिए। और आप विदाउट एनी एविडेंस किसी बारे में इतनी घटिया बातें करते हैं, तो जो लोग ज़राए जर्नलिस्ट और यूट्यूब जर्नलिस्ट को सुन रहे होते हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस आपने कुछ सीखा कि यार ये जो यूट्यूब पे हर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहा है, ये इनकी सच्चाई कुछ नुमायाँ हुई आपके, जो शायद मेरी पहले नहीं थी? बहुत बुरे तरीके से मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर रूल्स होने चाहिए इस चीज़ को लेकर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि एक दिन मैंने कोर्ट के अंदर ये फील किया कि मैं किसी दूसरे शख्स को जलील करके रख दूँ। मतलब कोई रूल ही नहीं है। आप मुझे नहीं मालूम कि आप किस जगह पे कहाँ पे सर मारें अगर ऐसा किसी सिचुएशन के अंदर आ जाए, लेकिन ये रूल्स बनने चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, किसी भी आपके चैनल किसी भी टाइप के हैं, वो अंडर किसी न किसी पॉलिसी के अंडर तो आने चाहिए, उनको मॉनिटर होना चाहिए, उनके ऊपर कोई रूल्स होने चाहिए। आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर आप उन्हें ब्रेक करते हैं तो आप किसी इदारे को जवाब दे तो होने चाहिए एटलीस्ट। इसमें जब फिर 8 अगस्त 2022 को जजमेंट भी आ गया, तो एक तरफ ये इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट ने भी बोला कि भाई बच्ची खुश है, अपनी मर्ज़ी से जा रही है। तो 8 जून को तो आपको उस वक्त ख्याल आया कि यार अब तो मैं हार गया हूँ, गिव अप कर देना चाहिए, या उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी? एक बिल्कुल ऐसा है, उस दिन 8 जून को मैं बहुत डाउन था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। 8 जून के बाद, अच्छा, इस केस के अंदर जिब्रान नासिर साहब मुझे स्टार्ट से मैसेज कर रहे थे, लेकिन चूँकि
अनफॉर्चुनेटली मैं वो मैसेजेस रीड ही नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे मोबाइल के ऊपर पूरे पाकिस्तान से हज़ारों SMS, व्हाट्सएप चैट्स, कॉलिंग आती थी, और एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो हज़ारों चैट्स रोज़ाना पढ़ सके। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई टाइम मुकर्रर किया होता है। 10 जून को हमने एक प्रोटेस्ट किया चीफ़ मिनिस्टर हाउस के बाहर। उसमें शहला रज़ा साहिबा आई और उन्होंने आके मुझे कहा कि अब आप अपने लायर को चेंज करिए और आप जिब्रान नासिर के पास जाएं। PPP ने कहा आपको कि आप जिब्रान नासिर के पास जाएं? एग्जैक्टली। इवन उन्होंने जिस दिन मैं उस 10 जून को, अच्छा ये इंसिडेंट, ये जो हमने प्रोटेस्ट किया था ये बेसिकली 8 जून को किया था। 8 जून को इन्होंने मुझे ये बोला, हम 10 जून को जिब्रान नासिर के पास टाइम लेकर गए। उन्होंने मेरी ऐसी तफ्तीश की कि मेरा ख्याल है पुलिस ने भी नहीं की होगी, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे उन्होंने मंगवाए। वो अपने सोर्सेज से पहले भी उन्हें कंफर्म कर चुके थे, लेकिन फिर भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवाए, उनको तस्दीक करवाया। जिस हॉस्पिटल में बच्ची पैदा हुई उन्होंने वहाँ तक अपने जो से पता करवाया, स्कूल में, एवरीवेयर। उसके बाद उन्होंने मुझे अगले दिन कॉल की कि अब आप आ जाओ। फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने एज ए लायर वो मेरे डॉक्यूमेंट्स साइन हुए। जिस दिन ये हुआ नेक्स्ट डे मुझे जो है वो मैडम की तरफ से कॉल आई कि आप ऑफिस आए। मैं वहाँ गया, उन्होंने एक पेपर फिल करवाया। कौन मैडम? मैडम शहला रज़ा। उन्होंने एक पेपर फिल कराया कि जी हमने आपको जिब्रान नासिर की तरफ भेजा है। उनका एक उनकी मिनिस्ट्री वुमेंस डेवलपमेंट थी। पहले ये जब निकाहनामा टीवी पे जिस दिन शो हुआ 26 अप्रैल को, मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे मुलाकात उस दिन हुई। वो मेरे घर पे आई और उन्होंने आके कहा कि आप मेरे पास आएँ ऑफिस में और हम आपका केस अपने इदारे के थ्रू करना चाह रहे हैं। मैंने एग्री किया। अगले दिन हम वहाँ चले गए। उन्होंने मुझे कोर्ट एक लायर प्रोवाइड किए, यहाँ भी और इवन लाहौर में भी। फिर ये जिब्रान नासिर के पास भी मुझे उन्होंने डायरेक्ट किया। वो अलग बात है कि जिब्रान नासिर साहिब ने इसको इंडिपेंडेंटली लड़ा, वो उनकी तरफ से उन्होंने वो नहीं एक्सेप्ट किया। फिर इसके अंदर जो हुआ, जिब्रान की तरफ से जो जिस तरीके से उन्होंने फ़ाइट किया वो तो सबके सामने है। बहरहाल ये आपने पूछा कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ डायरेक्ट किया, तो मैंने ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया इसके ऊपर। नहीं मैम, फॉर ऑल ऑफ देयर इल्स, अब थिंग्स लाइक चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट, बड़ी गालियाँ पड़ी हैं PPP को, लेकिन वो सिंध में पास करवा दिया उन लोगों ने डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स। बहुत पॉजिटिव बात है। मेरा ख्याल है कि ये पंजाब में भी होना चाहिए इसी एज के साथ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। इसमें किसी भी सूबाइयत के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए, कौमियत, ये सारी। पता है, मुझे भी पता है कि क्या होगा अगर ये लोगों ने कोशिशें की। तो व्हाट मेड यू नॉट गिव अप? मतलब कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, इंटरव्यू भी आ गए, लोगों ने इस तरह की बातें भी की, कुछ फेमस लोगों ने भी बोला कि अब तो 2 लोग प्यार हो गया है, निकाह हो गया है, सब कुछ हो गया है, खुश रहने दें। कुछ लोगों ने इस तरह भी आके बातें की कि आपकी पसंद के बगैर शादी हुई है तो इसलिए आप मसला खड़ा कर रहे हैं। तो ये सब आप नेगेटिव चीज़ें भी सुन रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी देख रहे हैं, कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है। व्हाट मेक्स यू नॉट गिव अप? देखिए, नॉट गिव अप इसलिए कि मैं अपनी औलाद को जानता था कि मैं फ्रैंकली एक बात करने लगा हूँ। अगर मेरी औलाद एक सर्टेन एज के अंदर
एक सर्टन टाइम के ऊपर, वो मुझे कोई ये कहे कि जी ये मेरी पसंद है, तो मैं अगर वो पसंद इस काबिल होगी तो मैं उसे क्यों डिसअलाउ करूँगा। मैं इस किस्म का आदमी ही नहीं था। इसमें चूँकि मैं सबसे पहली चीज़ कि मैं ये जानता था कि ये वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। सेकेंडली मुझे मेरी फैमिली, रिलेटिव्स, फिर पूरी पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह से सपोर्ट किया, मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ, इस तरीके से एक पूरा मुल्क यूनाइट हो के मुझे जिस तरह से सपोर्ट कर रहा था, फिर पाकिस्तान से बाहर की आवाम, इवन इंडिया से बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स मुझे आज भी मैसेज करते हैं, जो ना मेरे सेक्ट से हैं ना मेरे रिलीजन से हैं। वो आज भी मुझे वो जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया, तो मेरे अंदर एक जो उम्मीद की किरण थी वो कभी भी बुझी नहीं, और मैं खड़ा रहा। और फिर अल्लाह ताला हर ब्लेसिंग किसी टाइम के ऊपर रखी होती है। ग़ालिबन जिब्रान नासिर की वो ब्लेसिंग थी, अल्लाह ताला ने मुझे एक वर्स्ट टाइम दिखाने के बाद, शायद ये एक, अब मैं सोचता हूँ तो मैं यही अज्यूम करता हूँ कि शायद ये ऐसा था कि अंधेरे में जो चिराग लोगों को दिखाया जाता है, क्योंकि जब कोर्ट किसी बच्ची को फ्री विल दे के किसी को भेज देती है, तो उसके बाद, और वो भी हाई कोर्ट, तो 99.99% तो वो केस उधर क्लोज हो जाता है। इवन आपकी सिंध पुलिस के एक SSP साहिब, मैं अगेन नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाकर ये बोला भी कि यार आप वाहिद बंदे हो हिस्ट्री में कि ये इतना सारा कुछ होने के बाद भी आप चुप नहीं करके बैठ रहे, और केस आपने अभी भी उठाया हुआ और हमें मुसीबत में डाला हुआ है। इसके अंदर मेरी उस उम्मीद की किरण जिब्रान बने, और उस शख्स ने जितनी मेहनत की, मेरे पास अल्फाज कभी भी, मैं सारी उम्र कोशिश करता रहूँ उनको प्रेज़ करने के लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे। वोट दिया आपने उनको वोट दिया उनको आपने? नहीं, अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है मेरी। मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, और अगले इलेक्शन के लिए बदलवा ले आप उस आदमी के लिए, इतना तो कर दे यार, वो अपने और पूरे खानदान के वोट तो पक्के कर दे। लेकिन मेरी पूरी सपोर्ट उनके साथ थी, जिस हद तक मेरी मैं था। इसमें आपने अच्छा बोला कि यार आप मज़हब, सेक्ट, इन चीज़ों से बढ़कर जो इंसानियत है उसकी बेसिस पे आपको सपोर्ट मिला। आई थिंक पाकिस्तानियों को भी इस तरह सोचना चाहिए, क्योंकि जब हिंदू बच्चों के साथ होता है, आई थिंक मज़हब की बुनियाद पर बहुत सारे मुसलमान जो है वो खामोश हो जाते हैं इसी बात पर, और वही लोग बेचारे शिकायत कर रहे होते हैं। फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए? जी, हम सुप्रीम कोर्ट गए। और वो प्रोसेस कैसा था, क्या हुआ उसमें? सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी पिटीशन विड्रा की। बड़ा मज़े का इंसिडेंट है, जो अदर साइड थी उस दिन बड़ी खुशियाँ मना रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या। हम वहाँ पे एक पिटीशन लेकर गए कि हमें बेसिकली जो मेडिकल था वो हमें रिक्वायर्ड था, बच्ची का मेडिकल फेक हुआ था। सेकेंडली हमारी कुछ प्रेयर्स थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बड़ा थारोली सुना, मेरे साथ मेरे लॉयर थे, हमें उन्होंने सुना, और उन्होंने हमारी जो प्रेयर थी वो एलो की, और हमने वो पिटीशन विड्रा की। मज़े की बात है, यानी हमने वो केस टर्न डाउन कर लिया, और इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे अगेंस्ट डिसीजन दे देती किसी भी उसके ऊपर, तो फिर उससे बड़ा तो कोई फर्म नहीं है। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी जो उस दिन हमें मिली। हमें बेसिकली हमें रिक्वायर्ड था बच्ची के लिए, बच्ची की जो मेडिकल बच्ची का हुआ है वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें अलो किया कि आप प्रॉपर फॉरम पे जाइए। और बेसिकली वो विड्रा इसलिए हुई कि हम प्रॉपर फॉरम पे नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट द प्रॉपर फॉरम ट्रायल कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप प्रॉपर फॉरम पे जाइए। हमने अपनी पिटीशन विड्रा कर दी,
बजाय ये कि वो हमें टर्न डाउन कर देते, राइट, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। उन्होंने हमें वो अलो किया, हम ट्रायल कोर्ट में गए, ट्रायल कोर्ट में जाके हमने डिसीजन बताया, ट्रायल कोर्ट ने हमें अलो किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना, और उन्होंने उसके बाद बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया, जो कि मेरा ख्याल है कि हमारी केस की बुनियाद बनी। उसके बाद ये पूरा केस टर्न अराउंड हुआ। वही लोग जो कि बारातियों की तरह आते थे कोर्ट के अंदर प्रोटोकॉल में, उसके बाद वो हथकड़ियों में आना शुरू हुए। लेकिन अगेन हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिस्टम है वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ। फिर ये केस कितना टाइम चला? सर केस तो अभी भी चल रहा है, बल्कि अभी प्रॉपरली अगर आप ये कहें तो केस तो शुरू भी नहीं हुआ। 2 साल हो गए हैं इस केस को। रिसेंटली जस्ट इसी महीने के अंदर 6 जुलाई को मुझे बच्ची की फुल कस्टडी ग्रांट हुई है। 2 साल मैंने वो केस लड़ा है। 2 साल के बाद जाकर, हालांकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, अगेन मेरे वर्ड्स जो हैं वो फाइनल नहीं हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, बच्ची जब कोई भी बच्ची जाके कोर्ट में बोलती है कि मैंने अपने वालिदैन के पास जाना है, तो बच्ची की कस्टडी वालिदैन को दे दी जाती है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मुझे इंटरिम कस्टडी दी गई हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 6 जनवरी 2023 को। मैं एक केस जो गालिबन अगस्त 2022 से लड़ रहा था, वो कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट में था, क्योंकि प्रॉपर बेसिकली इसका फॉर्म फैमिली कोर्ट है। वो मेरा डिसीजन 2 साल के बाद जाकर हुआ है, और उन्होंने, जिसमें 12 बच्ची कोर्ट में गई, उसने कहा जी, इवन लिख कर दिया कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाने दिया जाए, रहने दिया जाए। बाकी उसने पूरी स्टेटमेंट्स दी वहाँ पे। लेकिन 2 साल चलने के बाद सिस्टम ने सिर्फ इतना किया कि मुझे मेरी बच्ची की कस्टडी ग्रांट हुई। अभी उसी फैमिली कोर्ट में जैकिटेशन ऑफ मैरिज, तकजीब निकाह का केस चल रहा है। और ट्रायल कोर्ट की अब बात करें तो ट्रायल कोर्ट तो आप ये समझें कि अभी तक फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई। आप देखें 16 अप्रैल 2022 को ये वाक़या हुआ, मैंने फ़ौरन रिपोर्ट की। उसके बाद हम कोर्ट में थे, यानी चंद दिन के बाद। तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं, अभी तक इस स्टेज पर हम नहीं आए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, केस जो पूरे पाकिस्तान में हर शख्स की ज़ुबान पे था, इतना बड़ा, इतनी मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह रिपोर्ट हुआ, उसका ये हाल है। तो फर्ज जुर्म अगर आयद नहीं हुआ है तो अभी ज़हीर अहमद जेल में है, बाहर है? बाहर है, ज़मानत के ऊपर। ज़मानत के ऊपर। हमने जब उस ज़मानत उन्होंने ग्रांट की, कोर्ट ने ग्रांट की, तो हमने उसे चैलेंज नहीं किया। उसकी रीज़न थी कुछ, हमने भी सोचा कि ठीक है, बाहर है, अपने केस को प्रूव करे। हर शख्स का राइट है, इतना तो होना चाहिए। इसमें जो इंटरव्यू में दुआ ने कहा था कि मुझे पहले भी मारते थे, अब अगर मैं वापस गई तो मुझे मार देंगे, ये उन्होंने उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि उनका यकीन हो गया था कि उनको वाकई लगता था कि अगर वो वापस आएंगी तो आप मार देंगे उनको। मैं थोड़ी सी जो बच्ची की स्टेटमेंट है मैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। बच्ची ने एक जगह के ऊपर ये एक्सप्लेन किया है कि बच्ची को वहाँ जब ये लेकर गए, मार पिटाई तो रास्ते से ही शुरू हो गई। उसके बाद जब ये वहाँ लेकर गए तो उसी दिन, जिस दिन ये पहुँचे हैं, बच्ची को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि अब तेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है, अब आप वापस कभी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारा बाप तो तुम्हें कत्ल कर देगा और तुम्हारे पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो हम कहेंगे, जैसे कहेंगे वो मानती जाओ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं कोर्ट की वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको
बच्ची की स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसे रीड करिएगा। उसमें बच्ची ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि उसे पूरा ये डराया गया, मारा पीटा गया और ये पूरा जहन में डाला गया कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर हमारी सोसाइटी भी तो ऐसी ही है। तो पर वो जब हाई कोर्ट में तो आपको देखा होगा, कस्टडी बैटल देखी होगी कि यार आप लड़ रहे हैं, कई महीनों तक आई थिंक आपको मिलने भी नहीं दिया था, बट पता तो होगा उनको, तो आप तो वो तब भी उनको लगता था कि अच्छा नहीं, मेरे फादर मेरे कॉर्नर में नहीं है, मेरे सब बुरा करेंगे, तब उनका वो ये जो उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ था वो टूटा नहीं? देखिए, बच्ची के पास वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी कि वो ये सारी न्यूज़ फॉलो कर सकती। जब बच्ची किसी के कब्ज़े में थी तो वो एंटरटेन तो उसे नहीं किया जाएगा इन सारी चीज़ों के साथ, और वही गाइड किया जाएगा, उतना ही बताया जाएगा जो उन्होंने बताना है। तो वो डेफिनेटली बच्ची को डराते धमकाते रहे। जब 6 जून को बच्ची यहाँ पे कोर्ट में आई है, मैंने उसे देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि ये तो मेरी बेटी ही नहीं है। जिस हालात में, जिन सेंसेस के साथ वो वहाँ पे खड़ी थी, डेफिनेटली वो ऐसे था जैसे उसके ऊपर कोई पर्दा डला हुआ है। 8 जून को हमने कोर्ट के अंदर शो डाला कि हमारी बच्ची से मुलाकात करवाई जाए। जज साहिब ने, मैं नाम नहीं लूँगा, जज साहिब ने एलो किया 5 मिनट की मुलाकात। अब आप मुझे बताइए, 5 मिनट की मुलाकात। अब वो जज साहिब का जो चैम्बर था उसके अंदर हमारी मुलाकात कराई गई। और वो मुलाकात कैसे थी? उस रूम के अंदर एक सोफ़ा था, उसमें मैं, मदर और बच्ची बैठी हुई है, और सामने तकरीबन 15-20 पुलिस फोर्स के आदमी और फीमेल्स स्टाफ वहाँ खड़ा हुआ है। और बच्ची अगेन जिनसे डर रही थी, जिनके खौफ में थी, वही उसके सामने खड़े हुए थे। तो वो 5 मिनट 5 सेकंड की तरह गुजर गए। आपने क्या कहा उन 5 मिनट में? मैंने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उसे बोला कि अगर तुम्हारी कोई मर्ज़ी है मुझे बताओ, हम मिलकर मामला सेटल करते हैं इस चीज़ का। और अगर तुम्हें तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है तो तुम्हें कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। बच्ची ने 5 मिनट के अंदर, वो किस हद तक खौफ उसका दूर हो सकता था, लेकिन फिर भी जब बच्ची ने अपनी रजामंदी जाहिर की तो उसी वक्त वहाँ पुलिस, वो टाइम 5 मिनट का पूरा हो गया। मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। उन्होंने बच्ची को लिया और आपने वो वीडियोस देखी होंगी किस तरह से वो लेके गए और किस तरह हम पीछे रोते पीटते रहे। बच्ची विलिंग थी कोर्ट में जाने के लिए उस वक़्त, लेकिन अलो नहीं किया गया। इवन मैं उन जज साहब के पास दौड़ा गया, मैंने जाके बोला कि, लेकिन उन्होंने कहा जी एक ही बार बयान होता है और ये कोर्ट है, मजाक नहीं है। तो फिर किस आपको माइनर उनके होने पे बेसिस पे कस्टडी मिली? जब अभी वो क्या माइनर वाज द रीज़न? आप इंटरिम कस्टडी की बात करें? जी। देखिए, इंटरिम कस्टडी मुझे मिली, सबसे पहले तो मैं उसका भी बता दूं, मेरी बच्ची से मुलाकात ही नहीं हुई थी। बच्ची शेल्टर हाउस में थी। जब बच्ची माइनर डिक्लेयर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे जो बोर्ड बना उसमें बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई, मेरे डॉक्यूमेंट्स की फतेह हुई। उसके बाद बच्ची को हमने एक हाई कोर्ट ऑफ सिंध के अंदर एक फिर पिटीशन लगाई कि बच्ची चूँकि सिंध की है, सिंध में रहती है, वालिदैन इधर हैं, यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ है, तो बच्ची को बजाय ये, अच्छा मज़ेदार बात, जब इन लोगों ने देखा कि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो गई है, तो इन्होंने बच्ची को दारुल अमान के अंदर भेज दिया, अपने घर से मूव ऑन किया। एक वही वकील साहब जो इस पूरे केस में एक क्रिमिनल की तरह इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपने एसोसिएट को बच्ची के हमरा किया
और वहाँ पे जाके इन्होंने एक दरख्वास्त लगाई बच्ची के एंड से कि मेरे अपने शोहर से ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, वालदैन की तरफ से मुझे जान से मारने का खौफ है, तो मुझे काइंडली दारुल अमान शिफ्ट कर दीजिए। ये पूरी प्लान्ड अदर साइड की तरफ से था। बच्ची को यूज़ किया गया, बच्ची को दारुल अमान में भेज दिया गया। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे यही वकील साहिब, इन्होंने ये उस दारुल अमान में गए, इन्होंने जाके बच्ची से ब्लैंक पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन करवाए, जिनमें कोर्ट के कुछ सूट्स थे। बच्ची को अलिफ बे का भी इल्म नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ अंगूठे, कुछ इस तरह करवा के इन्होंने बच्ची की तरफ से एक सूट फाइल कर दिया लाहौर में। अच्छा, इस दौरान जब बच्ची, ये तब की बात है जब बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी थी, हमने यहाँ पे एक सूट फाइल किया हाई कोर्ट ऑफ सिंध के अंदर इमरान नासिर साहिब ने कि बच्ची चूँकि सिंध से ताल्लुक़ रखती है इसका, और वहाँ पे ये दारुल अमान में है, तो ये यहाँ पे शेल्टर हाउस में होनी चाहिए। ये जो इसकी जो प्लेस है वो यहाँ पे बनती है। कोर्ट ने एलो किया, सिंध पुलिस को भेजा गया, सिंध पुलिस ने जाके बच्ची को वहाँ से रिकवर किया, यहाँ पे लाके शेल्टर हाउस में एक जीएम थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके आर्डर के ऊपर बच्ची को शेल्टर हाउस में भेजा गया। इस शेल्टर हाउस में आने पर अदर साइड ने बहुत चीखें मारी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का शेल्टर हाउस था और बड़ा स्ट्रिक्ट था। मैं जो चीज़, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, जो चीज़ पॉजिटिव है और काबिल तारीफ़ है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। मैं हैट्स ऑफ टू दैट डिपार्टमेंट। मैंने एक दफ़ा बच्ची के लिए, शुरू में जब बच्ची वहाँ आई, मुझे इल्म नहीं था, हमने अगले दिन हम वहाँ पर एक शॉपर लेकर गए और उन्होंने हमें वापस भेज दिया कि सर आपकी कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती, आपको कोर्ट से आर्डर लेना है और ना आप मिल सकते हैं। मुझे इस चीज़ से, आप बिलीव करें, आप ये समझेंगे कि मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मैं इससे बहुत खुश हुआ कि इसका मतलब है कि अदर साइड भी इधर अप्रोच बच्ची को नहीं कर सकती, और यही हुआ। हाँ, अदर साइड ने पूरी कोशिश की अप्रोच करने की उनकी, इवन उन्होंने कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की, कोर्ट ने उन्हें डिसअलाउ किया क्योंकि बच्ची माइनर थी। अगर ये निकाह वाला सीन होता भी तो कोर्ट अलाउ नहीं करती, क्योंकि सिंध के अंदर एक कानून मौजूद था। मज़ेदार बात यह है इसके अंदर, इस जगह के ऊपर, कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध में एक जज साहिब, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी ऑनरेबल जस्टिस का, उन्होंने अदर साइड का एक केस चल रहा था जो कि बिल्कुल डिफरेंट नवीयत का था। उन जज साहब को जब मालूम हुआ कि बच्ची के इस इंसिडेंट के बाद, जो पूरे पाकिस्तान में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है, जब से ये वाक़या हुआ है वालिदैन की बच्ची से मुलाकात ही नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है और ये दुनिया का कौन सा कानून है। उन्होंने अपनी पावर्स यूज़ करते हुए मुझे बच्ची से मुलाकात के लिए एक दिन दिया जिसमें 3-4 घंटे थे, और ये मुलाकात अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फैमिली जज हुई। जो जज साहिबा एक लेडी जज थी, वो हमारे साथ अंदर गई और उनकी सुपरविजन के अंदर ये मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बच्ची ने वो 3-4 घंटे की जो प्रॉपर मुलाकात थी, शुरू के चंद मिनट या टाइम बच्ची मुझसे इंतहाई खौफज़दा थी, जो होना भी चाहिए था। लेकिन जब उसके खौफ का वो अंसर टूटा तो उसके बाद उसने इसमें आप अकेले थे या उनकी वालदा भी थी? नहीं, मेरी वाइफ भी थी और उनसे भी उसी तरह का खौफ, और बच्ची की दोनों बहनें भी थी। बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़, जो बेसिकली एक दिमाग के अंदर एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद एक छोटी बच्ची है, उसके दिमाग में आप जो भर दें वो तो मानेगी। वो तो यहाँ तक बोला गया कि तुम्हारा बाप तुम्हें तलवारें लेकर ढूंढ रहा है, तो बच्ची तो खौफज़दा थी। मैंने उसको पूरा, उसे अपनी मोहब्बत, प्यार
का यकीन दिलाया कि मेरे लिए आज भी वो वैसी ही है। जो हुआ हुआ, अब मेरा ख्याल है हमें इसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो 3 घंटे एक बहुत पॉजिटिव मुलाकात हुई और उस 3 घंटे के अंदर ही उसने मुझे बोला कि बाबा मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन जाहिर है वो उसके लिए कोर्ट आर्डर्स रिक्वायर्ड थे। मैंने उसे यकीन दिलाया कि बेटा आप यहाँ पे सेफ़ हो, आप यहाँ पे रहो, मैं बाहर अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं कोर्ट में आपको बुलाया जाए और आप वहाँ पे कोर्ट में बोलो और फिर कोर्ट आपको घर जाने देगी। उसके बाद हमने एक ट्रायल कोर्ट जो इस केस को देख रही थी, उनके पास एक एप्लीकेशन फ़ाइल की ADJ 7। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेट्स के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इवन एक दिन मैं इस हद तक टूटा क्योंकि जब मेरी मुलाकात हर 15 दिन, अच्छा इस दौरान फैमिली कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो कि हमने वहाँ पे एक अलग से पिटीशन फाइल की कि बच्ची से हमें मुलाकात हाई कोर्ट ने अलो की है, अब आप भी दें। फैमिली कोर्ट ने हमें हर महीने में 2 मुलाकातें दी। हर महीने की पहली और 15 को मेरी मुलाकात होती थी, गालिबन 3 घंटे के लिए। हम 3-4 घंटे के लिए वहाँ जाते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ शेल्टर हाउस के डायरेक्टर जो थे वो वहाँ बैठते थे और उनकी मौजूदगी में हम बच्ची से मिला करते थे। अब बैक टू दी ADJ 7, वहाँ पे हम ने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की उसमें जज साहब अच्छा बच्ची मुझे हर मुलाकात में कुछ लेटर्स कुछ चीज़ें देती थी, उनमें क्लियरली लिखा होता था कि उसकी पेन, उसकी सफरिंग, वो किस डेस्परेटली किस तरीके से वो घर वापस जाना चाहती है, अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, अपनी बहनों से, वो सारे लाके हम जज साहब को देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं बन पा रहा था। मैं हर डेट के ऊपर कोर्ट की डेट के ऊपर बड़ी होप लेकर जाता था कि आज मुझे कोर्ट अलो कर देगी कि बच्ची को बुला लो, बच्ची को बुला के पूछते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं बना। एक दिन मैं इस हद तक टूटा कि मैं कोर्ट से बाहर आके रोना शुरू कर दिया। वहाँ पे मीडिया के हज़रात खड़े थे, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों, और मैं वो ज़ब्त ना कर सका कि मैं इस हद तक क्या बताऊँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। यानी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, किस फार्म पे जाऊं, क्योंकि उसके अलावा कोई फार्म ही नहीं था फ़िलहाल। उसके बाद जिब्रान नासिर साहिब ने कहा कि हम हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाते हैं कि बच्ची को, ये गालिबन हिबियस कार्पस की पिटीशन थी, सेकंड टाइम लगी। फर्स्ट टाइम तब लगी जब 6 जून को बच्ची बुलाई गई थी, सेकेंडली ये इसमें जिब्रान नासिर साहब ने लगाई और कहा कि जी बच्ची को रिकवर करके कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने रीज़न पूछी, हमने रीज़न एक्सप्लेन की, कोर्ट ने अंडरस्टैंड की। उसके बाद बच्ची कोर्ट में आई। 6 जनवरी 2023 को जज साहिब, ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने बच्ची से पूछा। बच्ची ने बड़ा थॉरली और घर जाने के लिए विलिंगली जवाब दिया। उसके बाद अदर साइड ने एतराज़ किया और जज साहब ने इसका सिर्फ एक रिमार्क था कि अब दुनिया की कोई भी कानून बच्ची को घर जाने से नहीं रोक सकता। बच्ची घर जाना चाह रही है, शी इज़ ए माइनर, आप कैसे रोक सकते हैं। जज साहब ने हमें कस्टडी, इंटरिम कस्टडी ग्रांट की। मैंने ये फ़र्स्ट केस देखा, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जिसमें बच्ची की इंटरिम कस्टडी मिली। वो शायद इसलिए कि अदर साइड के पास सिर्फ एक काम होता था, वो कोर्ट में चीखते थे, एक ऐसा बयानिया बनाते थे कि ये बाप बच्ची को मार देगा, इसको तो बच्ची दो ही नहीं। वहाँ भी उन्होंने ये रोना रोया। जज साहब ने इसके ऊपर एक जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर थे
वो मुतय्यन किए, साथ में एक पुलिस डिपार्टमेंट की एक इंस्पेक्टर रैंक की ऑफिसर कोई भी, कि वो उनके साथ हर वीक घर पे आएँ, बच्ची से पूछें इफ़ शी इज़ ओके, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में पेश हो। और ये रिपोर्ट हर वीक पूरे 1.5 साल 1.25 साल ये कोर्ट में पेश होती रही है। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर घर आते थे, बच्ची से पूछते थे, उसकी खैरियत दरियाफ्त करते थे, फिर उसकी एकेडमिक जो सरगर्मियाँ थी वो सारी लेकर रिपोर्ट कोर्ट में जमा होती रही। मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल था। ये हर केस में होता है, आपका हाई प्रोफाइल केस है, ये तो बड़ा प्रोफेशनल साउंड कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान से उम्मीद तो नहीं है कि इस तरह ये इतना सिर्फ प्रोफेशनल काम हो। देखें, ये सिर्फ मेरे केस में हुआ। मैंने जो भी देखा, जितने भी केसेस देखे, उसमें तो इंटरिम कस्टडी भी नहीं थी, जस्ट फुल कस्टडी ग्रांट हुई। हाँ, एक चीज़ होती थी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर या मलहका थाना जो होता है, वहाँ पे आपने कोई 3-1 महीने में रिपोर्ट करनी होती है कि जनाब ये बच्ची है और शी इज़ ओके, दैट इज़ ऑल। मेरे केस के अंदर मुझे बांध दिया गया। अब मज़े की बात सुनिए, इस केस के अंदर जो कल्प्रिट्स थे वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, अभी भी नहीं है। वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते थे, जाते हैं, घूमते फिरते हैं, आते जाते हैं। लेकिन मुझे कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकूँगा। वो पर्सनली मेरे लिए नहीं था, बेसिकली वो बच्ची के लिए था। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपकी मूवमेंट आप क्लोज़ कर दी जाए, तो अगर मेरी बच्ची ही, जैसे मिसाल के तौर पे उसने इस साल मुझे बहुत दफ़ा बोला कि बाबा कहीं घूमने के लिए चलते हैं, और मैं अनफॉर्चुनेटली वसाइल की मौजूदगी होते हुए भी मैं उसे नहीं लेके जा सका, क्योंकि कोर्ट का आर्डर ही नहीं था। अच्छा, इसमें हम ये कर सकते थे कि हम एक पिटीशन या एप्लीकेशन लगाते और कोर्ट से परमिशन ले लेते, लेकिन मैंने और मेरे वकील साहिब ने इसको मुनासिब नहीं समझा। उसकी रीज़न ये थी कि हमने ऐसा कोई काम इस दौरान नहीं किया जो हमारे अगेंस्ट एक छोटा सा पॉइंट भी क्रिएट करता। हम पूरे 1.5 साल सब्र से बैठा रहा मैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट जमा होती रही। फैमिली कोर्ट में अल्लाह का शुक्र है कि 6 जुलाई को जज साहिब ने पूरा केस देखते हुए मुझे फुल एंड फाइनल कस्टडी ग्रांट की। और मज़ेदार बात यह है कि अदर साइड पिछले 4 माह से फैमिली कोर्ट के दोनों केसेस, तकज़ीब निकाह और ये दोनों में अपीयर नहीं हो रही, वो आ ही नहीं रहे। सिर्फ वो ट्रायल कोर्ट में जाते हैं क्योंकि उधर जाना उनकी मजबूरी है, वो नहीं जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, बस ये। और केस उसी तरह पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट वाला। पहली जब कस्टडी मिली और आप पहली दफ़ा घर आए तो वो क्या कैफियत थी उस वक्त? मुझे उस दिन यकीन हुआ था कि मैं ज़िंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। उस दिन मैं जो रात थी, वो जो मैं सोया, तो बिलीव करें मुझे फील हुआ कि मैं कितना थका हुआ था। मेरे पास आज भी अल्फाज नहीं है। वो मोमेंट्स जब हम बच्ची को लेकर घर आए, एक ऐसे लगता है जैसे ख्वाब था। वो जितनी तकलीफ़ें और जितनी मुश्किलात हमने फेस की, एक एक स्टेप के ऊपर मुश्किल थी, और ऐसी मुश्किल थी कि बयान से बाहर है। मेरा ख्याल है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और उन्होंने आपको क्या कहा? मतलब जब पहली दफ़ा विदाउट सुपरविज़न आपकी बात हुई और घर पे थे, वो भी, उसके लिए भी वो एक ड्रीम था, ख्वाब था। वो बेचारी भी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वो एक वक्त ऐसा आया कि कोर्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन जो यूनिट था,
मैं वहाँ पे गया। आप बिलीव करें, हर 15 दिन के बाद जब मैं जाता था, मैं शुरू में बड़ी खुशी से हम जाते थे, लेकिन उसके बाद मुझे जाना मुश्किल होना शुरू हो गया, इसलिए कि वो उसका सवाल होता था, बाबा घर कब लेकर जाओगे, और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन थी उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही थी। अदर साइड उसमें आपको मालूम है जो कि बड़े बच्ची के बड़े वो बनते थे कि हम अलमबरदार हैं बच्ची के लिए, और बड़े वो बस वो ये चाह रहे थे कि बच्ची वहीं पर पड़ी रहे और कभी भी वो घर वापस ना जाए। मैं जब वहाँ जाता था तो वहीं पर उसके इतने सवाल होते थे कि मेरे पास उनका जवाब नहीं होता था। लास्ट जो था उसने मुझे ये कहा, बाबा अब मुझे नहीं लेकर गए तो फिर कब लेके जाओगे। इस दौरान बच्ची की मदर की सालगिरह आई। शी वांटेड कि वो घर में वो सालगिरह करना चाहती है। इवन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कोई सज़ाए मौत का मुजरिम होता है ना, उसकी भी कोई ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश को तस्लीम की जाती है, कोर्ट एक्सेप्ट करता है। हमने इसके अंदर बच्ची की एक ख्वाहिश रखी कोर्ट के आगे कि सर बच्ची घर आना चाहती है अपनी वालदा की सालगिरह से पहले, खुदा का वास्ता है इसे एलो किया जाए, बच्ची को बुलाया जाए, बच्ची को बुला के उससे पूछ लिया जाए। बच्ची के इतने सारे ख़त आपके पास हैं, लेकिन क्या कहूँ, वो सारी चीज़ें टर्न डाउन हो जाती थी, यानी अगली डेट अगली डेट अगली डेट अगली डेट। इसमें जब आपको अदर साइड पता चली कि उस वक्त तो बज़ाहिर मीडिया में कहा जा रहा है जो भी कहा जा रहा है, तो आपको दूसरी साइड क्या पता चली कि जो कोर्ट में उनको लाया जा रहा है या कहलवाया जा रहा है वो कितना थ्रेट था, कितना प्रेशर था, और उस दौरान उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी ख़राब है। तो उन्होंने आपको क्या बताया कि किस तरह उन्होंने मैनेज, एक तो आपकी ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट जर्नी है बट उनकी तो और भी डिफ़िकल्ट जर्नी है, तो उन्होंने कैसे ये पीरियड मैनेज किया? मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता उस बच्ची की जर्नी शुरू से एंड तक। इवन जब बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में थी तो ऑनरेबल जस्टिस, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये चीज़ फील की। उन्होंने 2 मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट अपॉइंट की कि ये दोनों जाएं और बच्ची के डेली बेसिस के ऊपर बच्ची को मॉनिटर करें कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। अब मैं क्या कहूँ हमारे सिस्टम को कि एक ख़ातून, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, एक ख़ातून साइकेट्रिस्ट अपॉइंट हुई, साथ में एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट भी थी। जो साइकोलॉजिस्ट थी सीनियर, वो तो माशाल्लाह बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी थी। जो ये थी बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस का इतना प्रेशर था कि ये उससे ख़ुद मैं क्या कहूँ उसको वो नहीं कर पाई, और इनका अपना कोई इशू था, मेंटल इशू था कोई पास्ट का, वो ट्रिगर हो गया। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कुछ वीडियोस आप अगर देखें तो आप हैरान होंगे कि दिमागी अमराज में ऐसे डॉक्टर्स भी हैं हमारे यहाँ। खैर उसके बाद हम फिर सिंध हाई कोर्ट उन्हीं जज साहब के पास गए, हमने बोर्ड चेंज करवाया मेंटल। फिर जो बोर्ड बना वो बहुत अच्छे सीनियर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई। उन्होंने कहा कि बच्ची इंतहाई डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़री है और डेफिनेटली उसके दिमाग के ऊपर असर पड़ा है, बट उन्होंने भी ये कोर्ट में बोला कि शी इज़ विलिंग टू गो बैक टू होम। ज़ाहिर है उनका वो सिर्फ इसी हद तक कर सकती थी। उन्होंने अपनी बहरहाल रिपोर्ट में ये लिखा जो हमारे लिए फेवरेबल थी। ये इंटरिम कस्टडी मिलने से पहले की थी।
अच्छी बात ये है कि बच्ची जब घर आई उसको उसकी इमेजिनेशन से ज़्यादा हमने सपोर्ट किया, प्यार दिया और फील ही नहीं होने दिया। आप बिलीव करें, आज तक हमने उसे घर में कभी इस केस के ऊपर डिस्कस ही नहीं किया। एक दिन जब शुरू में वो आई तो 2 अच्छा, इस सिलसिले से मैं क्रेडिट दूंगा जिब्रान नासिर को। उन्होंने हमें कहा कि यार बच्ची एक ट्रामा से आई है, इसको बिल्कुल भी कुरेदा ना जाए। हमने छोड़ दिया इस बात के ऊपर। बच्ची ने आहिस्ता आहिस्ता फील किया, उसकी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में वही पोजीशन बनी, वही अपनाइयत बनी। और अब तो उसे भूल तो खैर इंसान कोई भी नहीं सकता, लेकिन मैं कहूँगा कि उसको याद भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या टाइम गुजरा था। अगेन मैं ये कहूँगा कि भूलता तो इंसान कोई भी नहीं, उसे सब अपने बुरा वक्त तो हर कोई याद रखता है। लेकिन 1.5-2 महीने के बाद उसने खुद अपनी मदर को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ हिंट्स उसने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर दिए थे, लेकिन वो ज़ाहिर है हिंट्स थे, वो खुलकर वहाँ बात भी नहीं हो सकती थी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। घर में फिर जब उसने बताया, फिर हम उसको 2-2.5 महीने के बाद जिब्रान नासिर साहब के पास लेकर गए। फिर जिब्रान भाई ने बच्ची की हिस्ट्री रिकॉर्ड की कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो एक पूरे सेशंस हुए उस सिलसिले से। उसने अपनी पूरी जर्नी बयान की। वो जर्नी फिर स्टेटमेंट की सूरत में कोर्ट में जमा हुई। दैट वाज टेरेबल। एज ए फादर तो आप बिलीव करें, अगर मुझे वो कोर्ट के अंदर वो चीज़ें एक्सप्लेन या बयान ना करनी हो, मैं शायद उसे कभी पढ़ूं भी नहीं। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट वक्त उसने गुजारा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने इस सारी चीज़ को कवर किया है। अब स्कूल के अंदर उसकी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी वापस आई। इवन स्कूल के प्रिंसिपल उससे बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हैं। स्टडी बड़ी अच्छे से चल रही है। पिछले साल उसने नुमाया पोजीशन ली क्लास में। फिर इस दौरान जो स्कूल के असाइनमेंट्स चलती रही, वो बहुत अच्छे तरीके से उसने कवर किया। और सच्ची बात यह है कि मैं भी सोच नहीं रहा था कि वो इतने बेहतर तरीके से कम बैक करेगी। तो अब आफ्टर हियरिंग ऑल ऑफ दिस, अब आप उनको किसी थेरेपिस्ट के पास भेज रहे हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हो रही है? बिकॉज ये ट्रॉमा तो मैं वन कांट इवन इमेजिन अ चाइल्ड गोइंग थ्रू दिस। दुनिया में सबसे बड़ी थेरापी माँ का प्यार होता है मेरे ख्याल से। और जब उसने वो सारी चीज़ें देखी तो वो शी टुक सम टाइम, लेकिन वो रिकवर हुई। फ़िलहाल अब जिस पोजीशन में अब है वो, आई डोंट फील कि उसको अब किसी उसकी ज़रूरत है थेरापी की। शुरू में रिकमेंडेड थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसने कवर किया। एंड थ्रू आउट दिस डिड यू गो टू एनी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग थेरेपी? एक वक्त था जब मेरे खिलाफ इस हद तक किरदार साजी की जाती थी, तो मुझे ऐसे फील होना शुरू हो गया कि यार मैं जो हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर उसका हल मैंने ये निकाला कि मैंने वो वीडियोस देखनी बंद कर दी। और ये मैंने अपने लॉयर को भी एक्सप्लेन किया। बाज़ दफ़ा वो मुझे पूछते थे ये देखा, मैं कहता था नहीं सर, मैं वो देख ही नहीं सकता। क्या देखूं उसमें, कुछ सच तो कुछ है नहीं। जो चीज़ें अजीबो-गरीब किस्म का वो माहौल क्रिएट किया गया। तो इसमें आपको भी या फैमिली को भी थोड़ा PTSD नहीं है? वन वुड इमेजिन कि आप अगर वो स्कूल भेजते हैं, आप अभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक खौफ तो रहता होगा कि यार फिर कुछ ऐसा ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए। और आपकी और भी 2 छोटी बच्ची हैं, तो उस खौफ, आई एम श्योर ये खौफ आपके दिमाग में आता होगा। उस खौफ से कैसे डील करते हैं फिर
बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली ये खौफ तो रहता है, लेकिन खौफ के साए में इंसान ज़िंदा रहे, मेरा ख्याल है फ़ायदा नहीं है। मैंने इस खौफ को इसी तरीके से अबूर किया कि इस खौफ से बाहर छलांग लगा दी। सर, लोगों के भी थोड़े बहुत सवाल थे। जी जी। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू रिसीव फ्रॉम पब्लिक एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस? फ़िलहाल तो सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है और नेक ख्वाहिशात की ज़रूरत है। बाकी शीज़ वो बहुत अच्छे से उसने कम बैक किया है और फ़िलहाल अपनी स्टडी के ऊपर फोकस है उसका। मेरे ख्याल से काफ़ी हमने चीज़ें कवर कर ली है। मैं पूछ लेता हूँ, अगर कुछ नया है तो बता दीजिएगा। आर देयर एनी पर्टिकुलर चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स ही फेस ड्यूरिंग द सर्च एफर्ट्स? ये तो हमने डिस्कस कर लिया है काफ़ी। जी बिल्कुल। व्हाट हार्डशिप्स एंड सपोर्ट यू गॉट विद इन द सिस्टम? ये भी कर लिया है। आस्क हिम इफ थिंक्स ही कुड हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली दैट हिज डॉटर मे नॉट हैव टेकन दिस स्टेप। इस तरह का कोई गिल्ट फील हुआ कि यार ये ख्यालात तो आते होंगे, ये हो जाता तो वो हो जाता? केस स्टार्ट होने से पहले? हाँ बिल्कुल ही के। देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं है, अगर कोई इंसान कोई गलती करे तो उसको एक्सेप्ट करना, पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे एंड से भी मिस्टेक्स हुई, इसमें मैं तो दो राय ही कोई नहीं है इस चीज़ में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि उस वक़्त मैंने कोई बच्ची को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी छूट दी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जो ये एक माफिया है पूरा, जो इस तरीके से बच्चियों को इंटाइस करके ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और इस किस्म की चीज़ें यूज़ करके इंटाइस करते हैं, मेरा ख्याल है कि मेरी गलती ये थी कि मैं इस चीज़ को जानता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और आपसे कोई कभी किसी ने रैंसम मांगा इस तरह का कुछ? बिल्कुल पैसे मांगे आपसे? बिल्कुल, लेकिन वो ये पार्टी नहीं थी। वो देवर दिलीच। जब ऐसा केस होता है और वो पूरे पाकिस्तान में, आपको याद होगा शुरू के 10 दिन जो सर्च हुई थी बच्ची की, और उसके बाद भी ये सर्च निकाहनामे पर बड़ी हद तक कम हो गई थी, एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे। जब इतना बड़ा केस बना और उसी दौरान उससे चंद एक आध साल पहले वो एक ज़ैनब नामी एक बच्ची का वाक़या हुआ था, तो जब ये बच्ची ये हुई तो मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे कि इतने लाख और ये जगह, और मैं वो फ़ौरन रेंजर्स और पुलिस को फॉरवर्ड करता था, और उनको ट्रैक करके उन लोगों को पकड़ा भी गया। वो सिर्फ मौका परस्त लोग थे। ये तो जितना, आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज इट, बट एज मच एज वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, कसूर के वाक़ये और इस तरह के वाक़ये, तो हमारे मुल्क में जितना हम ना सोचना चाहें भी, ये बहुत हद तक इस तरह के वाक़ये होते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ फिर वो वीडियोस भी बनती हैं और इस तरह का जो होता है। एंड समहाउ आई थिंक हम मुंह मोड़ना चाहते हैं इस हकीकत से, तो हम इसको अटेंशन नहीं पे करते, बट ये काफ़ी हद तक हो रहा है और इसमें कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से इनको कवर मिला हुआ है, स्पेशली पंजाब में। बिल्कुल ऐसे ही है। आस्क हिम वर देयर पीपल नियर हिम हु डिडंट बिलीव हिज स्टोरी? देखिए, जब अदर साइड ने एक अजीबोगरीब किस्म का वो शुरू किया तो कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें फॉलो करते थे, लेकिन मेरे करीब के जो लोग थे उनमें ऐसा कोई भी नहीं था। इवन मेरी गली के अंदर, मेरी स्ट्रीट, मेरा इलाका, दे आल नो मी, वो सब मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। और अगेन एक सेक्टेरियन जो बहस स्टार्ट की गई जानबूझकर, मेरी गली में कोई भी मेरे सेक्ट से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो सब डिफरेंट सेक्ट से थे, और उन्होंने मुझे जितना प्यार और जितना सपोर्ट किया, दैट वाज अमेजिंग।
Tell him he's an extraordinary father. I grew up in a family where I saw girls being subjected to violence over picking up a phone. How he protected his daughter is worth a lot. ऐसे बहुत सारे messages आए. What are the positive and negative role of social media journalism? I think हमने काफ़ी discuss कर लिया है. Negative तो बहुत ही कर लिया है. How he saved his daughter. When in Pakistan, marriages of underage girls are common, especially non-Muslim girls, and their marriages with older Muslim men. I don't know when Pakistan government will take strict action against the underage girls. बिल्कुल सही कह रहे, होना चाहिए. Where does he derive his courage to face these evils in society, and how he put 200% believe in his daughter? कहाँ से आ रहा है ये ड्राइव और करेज? बिलीव तो मैंने आपको बता दिया. करेज मेरा ख्याल है मेरे साथ जितनी आवाम खड़ी हुई वो मुझे हौसला देती गई. मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कभी मिला हो और उसने मुझे डिस्करेज किया हो इस चीज़ के ऊपर. मैं आप बिलीव करें किसी भी जगह से गुज़रता हूँ लोग पहचानते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं. मेरे ख्याल से ये आप में एक बहुत बड़ी करेज पैदा करती है ये चीज़. How did he not have the typical Pakistani man's reaction based on honor and ghairat when his daughter went missing and found with a boy? ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी की कि कभी भी इंसान को कोई भी चीज़ दुनिया में अपनी औलाद से बढ़कर नहीं होनी चाहिए. नॉट इवन गैरत और इस किस्म के अल्फाज. यार अगर आपकी बेटी आपके घर नहीं है तो फिर कौन सी गैरत? एक जनरल स्पीकिंग, आप अपनी बच्ची को सेव करने के लिए फिर ये मत सोचिए कि मैं कोई एक्शन लूँगा तो मैं पब्लिकली एक्सपोज हो जाऊँगा. मेरा ख्याल है वो मोमेंट्स जो वो बच्ची वहाँ गुजारेगी, आप उसकी लाइफ कैसी होगी इमेजिन करिए. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर 95% जो पेरेंट्स हैं वो बच्चियों को स्किप कर देते हैं ऐसे केसेस में. अब आप इमेजिन करिए कि वो बच्चियों की लाइफ क्या रह जाएगी. आपको मालूम है मोस्टली केसेस के अंदर वो बच्चियां कहाँ जाती हैं. आई डोंट वांट टू सबको पता एक्सप्लेन. क्या कोई पेरेंट ये इमेजिन कर सकता है? नहीं. तो फिर एफर्ट क्यों नहीं करते यार उनको सेव करने के लिए? Now that you went through all of this, आपको कितने केसेस का पता चला और ये चीज़ कितनी कॉमन है? बहुत सारे. मैं आपको बताऊं हमारा जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है और इतना अनसपोर्टिव टू दी विक्टिम्स है कि आप बिलीव करें. मैं एक दिन ये 2023 बच्ची की इंटरिम कस्टडी से पहले की बात है, 2022 के एंड की बात है. इलियास मेमन साहिब की अदालत से मैं निकल कर बाहर आया. कोर्ट से एग्ज़िट वे की तरफ जा रहा था. एक बूढ़े शख्स अंदर आए, लाठी लेकर चल रहे थे. मुझे देखकर रुक गए, पहचाना, बड़ी दुआओं का इजहार किया. उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा घबराना नहीं है, तुमने खड़े रहना है. और मैं अपनी बच्ची का केस 30 साल से लड़ रहा हूँ, 30 years, और मुझे नहीं मालूम मेरी बेटी कहाँ है. मैं जब कोर्ट में डेट आती है तो मैं आता हूँ और मैं तुम्हारे जितना जवान था जब आना शुरू हुआ था. नो आई एम एन ओल्ड मैन. लेकिन तुमने अपनी बच्ची बचानी है. अब आप अंदाज़ा करिए कि हमारा जस्टिस सिस्टम किस जगह पे खड़ा है. मैंने हज़ारों केसेस देखे. इस केस में मुझे वो लोग जिनकी डेट्स होती थी, वो जिस दिन मेरी डेट होती थी, वो सोशल मीडिया पे वो आपको मालूम है हर चीज़ चल रही होती थी, वो देखकर उस कोर्ट के बाहर खड़े होते थे और मुझसे मिलते थे और बताते थे हमारी बच्ची किडनैप है, इतने साल हो गए और हमें कोई हेल्प करिए. मैं जो गाइडलाइन दे सकता था वो मैं देता था.
अभी तक आप इमेजिन करिए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस डेली बेसिस पे आते हैं कि हमारी बेटी का ये इंसिडेंट हो गया है। तो हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं आपके सामने? क्या कर सकते हैं हम? कुछ कलेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, कोई आवाज़ उठाएं, कुछ एक सोशल मीडिया मूवमेंट जिसमें जो सारे केसेस हैं नुमा कुछ। सोशल मीडिया पे सिर्फ वही केस रिपोर्ट होता है जो पेरेंट्स चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सो कॉल्ड गैरत आड़े आ जाती है इस चीज़ में। हालांकि सोशल मीडिया ने, मैं 3 दिन पुलिस के आसरे पे बैठा रहा। 3 दिन में मुझे फ़ील हो गया कि मेरे साथ जो हो रहा है या होना है वो मुझे नज़र आ गया। उसके बाद मैं एक ऑर्डिनरी सा इंसान था। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। किसी चैनल तक मेरी कोई रसाई नहीं थी, मैं कोई वीआईपी तो था नहीं। मैंने एक पब्लिक शख्स देखा, ज़फ़र अब्बास जेडीसी। मैं सल्यूट करता हूं उस शख्स के ऊपर। मैं उनके पास गया, जाके मैंने, रमज़ान था, सहरी का से कोई उनकी सहरी का वो तैयारी चल रही थी। जेडीसी की सहरी वैसे ही बड़ी मशहूर है, शतरमुर्ग की सहरी हो। तो वो वहाँ पर मौजूद थे। मैंने उन्हें जाके रिक्वेस्ट की कि जी ये वाक़या हुआ है। उस शख्स ने उसी वक्त मेरी एक वीडियो बनाई और अपने पेज से पोस्ट कर दी। वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद, वो 1 या 2 दिन के बाद मेरा केस जो था वो ज़ुबान ज़द आम था पूरे पाकिस्तान में। इसमें मैं अगर सोशल मीडिया और ख़ासकर ज़फ़र अब्बास को सल्यूट ना करूं, लेकिन सोशल मीडिया की जो पॉजिटिवनेस है वो आपको रिकग्नाइज़ करनी चाहिए। और बहुत पावर है मीडिया और सोशल मीडिया में, इतनी पावर है कि मेरा केस एक मिसाल है उस चीज़ का। नेगेटिविटी जहाँ है, नेगेटिविटी बहुत कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हाईलाइट हो जाती है। जो पॉजिटिव चीज़ें सोशल मीडिया की थीं इस केस के अंदर, जितना किरदार उन्होंने अदा किया, शायद मैंने भी इतना नहीं किया जो उन्होंने इसमें रोल प्ले किया। इवन कोर्ट के रिपोर्टर्स, मीडिया के, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स, मैं उन सबको आपके तवस्सुत से भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि जितना उन्होंने इस केस को हाईलाइट किया। और फिर इस केस के बाद बहुत सारे केसेस के अंदर लोगों का ट्रेंड एक चेंज हुआ वालिदैन का। वो उनके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स हुए और उन्होंने उन इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हुए मेरे इंसिडेंट का हवाला दिया कि वो वालिद खड़ा हुआ था तो हम भी खड़े हैं। Yeah, you don't know how many people you've inspired, and hopefully this also puts the fear of God in the other side कि यार अच्छा ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के ले जाओगे और फिर वो गैरत के चक्कर में खामोश हो जाएंगे। कोर्ट, पुलिस जितने भी इम्परफेक्ट हैं, अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए तो जस्टिस बिल्कुल ऐसी, जस्टिस डिलेड ज़रूर है लेकिन जस्टिस है। अगर कोई शख्स खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी विल के साथ खड़ा होता है तो मैं नहीं समझता कि उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। What lessons did he learn as a father? Is he a different father now? In what way? Definitely, देखिए हर इंसान को लर्न करना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंट के बाद भी अगर कोई लर्न ना करे तो फ़ायदा क्या। मैं ये नहीं कहता मैं बुरा था, लेकिन हर इंसान में बहुत सारी खामियां होती हैं। मैं उनको ओवरकम करने की पूरी कोशिश की इस केस के बाद। What will be his message to other fathers? How he had so much trust that a girl is trapped. Mostly in other society, parents generally doubt their own children. Unfortunately, हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि हम अपनी औलाद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। मैंने अपनी बच्ची के ऊपर, ये मेरा ट्रस्ट था जो मैं उसे घर वापस लाया और अब हम जिस सिचुएशन में हैं, तो मेरा ख्याल है अपनी औलाद के ऊपर भरोसा हर सूरत में करना चाहिए। Was Iqrarul Hasan helpful or unwanted? हेल्पफुल मैं ये नहीं कहूँगा, उन्होंने भी हेल्प की जिस हद तक वो कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ें अभी चूँकि केस चल रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। उम्मीद करूँगा कि केस ख़त्म, ट्रायल कोर्ट का केस ख़त्म होने के बाद आपकी पॉडकास्ट हो तो बहुत सारी चीज़ें रिवील भी करूँगा।
सर तब फिर एक और पॉडकास्ट करेंगे होपफुली. आई डोंट नो आपके पिछले 2 साल 2.25 साल कैसे गुजरे. एंड ऑलमोस्ट प्रॉब्ली फील लाइक कि आप किसी मूवी में जी रहे हैं. दैट प्रॉब्ली डजंट इवन फील रियल. Can't imagine what you and the family have gone through, and the fact that you have come together on the other side stronger, inshallah is inspiring for the country, I think. मेरे ख्याल से मैं अभी भी कहूँगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. किसी भी बाप को अपनी बच्चियों के लिए या अपनी औलाद के लिए खड़ा होना चाहिए, उनकी सपोर्ट के लिए. जस्ट मैंने एक कदम उठाया था, और अगर वो सोसाइटी को पॉजिटिव लगता है तो मेरा ख्याल है कि मेरी मेहनत पूरी होगी. एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ स्पेशली लड़कियों को पीछे खींचा जाता है, आई थिंक अगर इस मुल्क के जो सारे वालिद हैं वो अपनी बच्चियों के साथ खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान के आधे मसले तो ये लड़कियां सॉल्व कर देंगी. हम डिस्पाइट गिविंग देम सो लिटिल, पाकिस्तानी women have achieved so much around the world. Exactly. ऑस्कर जीतना हो तो औरतें जीतती हैं, नोबेल प्राइज़ जीतना हो तो औरतें जीतती हैं. हर मैदान में हमेशा हमारी फीमेल्स आगे हैं. और उसके बावजूद इसके कि हम कुछ नहीं देते उनको. तो अगर ये इस मुल्क के वालिद अपनी बच्चों के साथ खड़े हो जाएं तो sky is the limit, I think. Exactly. For them. Exactly. Thank you, sir. Thank you for inspiring fathers who are listening to this and the country. And much love to you and the family. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, sir. And thank you for listening. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.